दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका द प्रिंट में और मैं हूं शंकर अनिमेश और हमारे साथ खास मेहमान हैं जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इस समय जो चिंताएं हैं हिमाचल में, उन सबको लेकर चूंकि बीजेपी एक समीक्षा कर रही है लगातार 3 दिनों से कि क्यों उपचुनाव में हार हुई। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले तो अभी सबकी नज़रें इस बात पे है कि उपचुनाव में हारे कैसे, तो अभी तक क्या वजहें आप लोग खोज पाए हैं? देखिए, अभी सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग दौर बैठकों के हमारे चले हुए हैं इस वक्त। कोर ग्रुप की बैठक और उसके साथ साथ में हमारे और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, प्रदेश कार्य समिति कल होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो सारी बातें जो हमारे ध्यान में आई हैं, उन बातों का हमने संज्ञान लिया है और पार्टी नेतृत्व तक उन सारी बातों को पहुंचाएंगे। कहीं कमी रही है, एक तो मैंने सबसे पहले इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया है कि जो कमी रही है उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं चुनाव यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री, मेरी जिम्मेवारी जो है वो हायर साइड में है और स्वाभाविक रूप से मुझे इस जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए। कमी रही है तो उस कमी को मैं स्वीकार करता हूं। जो जनादेश आया है उसका सम्मान करता हूं। दूसरी बात, जहां तक इसमें उन सारी चीज़ों को लेकर के मीडिया के सामने जाने का कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस एक विषय ऐसा लगता है कि वो भी रहा, उसका भी असर सरकार हमारी है, हम ही जीतेंगे, ऐसा एक भाव थोड़ा सा हमारे प्रमुख नेताओं के बीच में रहा, इसमें भी देखा गया। दूसरा, ये चुनाव जो है जहां लड़ा गया वो क्षेत्र ऐसे थे जहां किसी न किसी बड़े नेता का देहांत हुआ था और स्वाभाविक रूप से श्रद्धांजलि के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर ये चुनाव सब जगह यहां पर लड़ा गया और कुछ जगह इसका असर ज्यादा हुआ, कुछ जगह कम हुआ, लेकिन असर निश्चित रूप से हुआ और जिसने चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया। सभी क्षेत्र में जहां भी हम गए हैं, सभी लोगों ने ये कहा है कि विकास पे कोई कमी नहीं रही और उसके बाद विकास में कमी नहीं रही और उसके बाद कमी कहाँ रही? कमी यही रही कि हम यही मान करके चल रहे थे कि हम बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। तो इस कमी को आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक समय पर अलर्ट है, इस रूप में हमको उसको लेना चाहिए और ये हमारे लिए लेसन भी है। उस दृष्टि से निश्चित रूप से पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के साथ हमने बातचीत करने के बाद अब आगे निश्चय किया है कि हम और गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और जो समय है उसमें जो कमियां हैं सरकार के संगठन के स्तर पर, जिनको और बेहतर करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से पूरे दम के साथ, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ अगले चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे। लोगों से जो फीडबैक आया उसमें कई सारे लोगों का कहना है कि जयराम जी ने तो खूब मेहनत की, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं पूरी मन से नहीं लगे, या जो कैंडिडेट दिए गए थे उनसे उनकी नाराजगी थी। तो ये एक डिस्कनेक्ट था कहीं ना कहीं, ये बातें आई हैं सामने। ये देखिए, मैं अब किसी को नहीं, जब मैंने कह दिया कि मैं ही जिम्मेवारी ले रहा हूं, इसलिए मुझे किसी कार्यकर्ता को दोष देना, किसी नेता को दोष देना वो उचित कतई भी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसमें सारी बातों का समावेश हो जाता है और क्योंकि चुनाव बहुत थोड़े से अंतर, जिसको जैसे मंडी पार्लियामेंट 1% से भी कम अंतर से हम चुनाव वहां पर नहीं जीत पाए हैं। थोड़ा सा अंतर रहा मामूली। अभी तक का मंडी लोकसभा का सबसे कम अंतर है ये जीतने हारने का। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ों को लेकर के ये हुआ, स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मंडी लोकसभा क्षेत्र में तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वीरभद्र सिंह की रियासत का हिस्सा है वो 4 बार सांसद रहे हैं, 2 बार पत्नी रही है और 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। स्वाभाविक रूप से वो एक नाम था और जहां उनको जो उनका रियासत का हिस्सा था
उसमें उसका इम्पैक्ट गया और वही इम्पैक्ट जो है वो परिणाम को प्रभावित करके गया है। रामपुर की बात कहूँ मैं, किन्नौर की बात कहूँ मैं, और ख़ास तौर से जो भरमौर और लाहौल स्पीति की अगर बात कहूँ मैं, तो इस इलाके में बड़ा अंतर रहा उनका लीड का, तो इसके कारण जो है चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है निश्चित रूप से। कोटखाई में तो साफ तौर से दिख रहा था कि पहले भी नरेंद्र बरागटा जी की डेथ के बाद आप लोगों ने चेतन बरागटा को काम पे लगाया था और सिंपैथी वेव था। वहाँ पे कोई एक्सेप्शन तो हो सकता था कि भाई आप परिवारवाद के नाम पे आप जानबूझ के कि वो सीट हार रहे हैं फिर भी टिकट नहीं दिया गया। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा उस पर कुछ बोलूं। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय हिमाचल के संदर्भ में लिया ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के लिए, क्योंकि इन उपचुनावों में एक बात तो बड़ी स्पष्ट थी कि जो 30 के लगभग जो चुनाव हो रहे थे, इससे कोई ना तो सरकार बन रही थी ना कोई सरकार गिर रही थी। तो एक संदेश मजबूती के साथ आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए सभी प्रदेशों के लिए देश भर में देना कि परिवारवाद को जहां बढ़ावा दिया जा रहा है वो एनकरेज नहीं किया जाएगा, पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये संदेश मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए है। ठीक है कि वहाँ जुब्बल कोटखाई में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे नरेंद्र बरागटा जी, उनकी दुखद मृत्यु बीच में हुई और परिवार का सदस्य वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया तो निर्दलीय खड़े हुए और उसके बाद उनके साथ सहानुभूति का वो इम्पैक्ट आया। मैंने कहा ना, ये चुनाव हर बार हर जगह जो है श्रद्धांजलि के नाम पर और सहानुभूति के नाम पर निकला है, लेकिन जनरल इलेक्शन को इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। श्रद्धांजलि एक बार होती है, सहानुभूति एक बार होती है, उसको बार बार नहीं किया जा सकता। इसलिए कांग्रेस वालों को मैं ज़्यादा उनको कुछ नहीं कहना चाहता। जिस तरह से उछल कूद कर रहे हैं, जिस तरह से वो उछाल मार रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी जीत का उनको लग रहा है कि जीत हुई है। काफ़ी लंबे समय के 2014 के बाद पहली बार ये जीत हुई है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये वोट अगर जिन भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में गया है तो सहानुभूति का बहुत बड़ा, श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया, तो वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। एक जो बात और सामने आई कई जगहों पे कि जो बीजेपी का जो संगठन था उसकी कमियां सामने एक तरह से आई, और आपके लिए अच्छी बात है कि ये सामने आ गई है कि पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर पन्ना प्रमुख और सारे लोग इंडिविजुअल के लिए काम करने लगे तो फिर तो संगठन का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, देखिए, ये परिस्थिति, इस पर मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा इस बात को लेकर के, लेकिन ये एक स्थिति ऐसी कुछ जगह बन जाती है, कई बार हालात चुनाव में ऐसी स्थिति बन जाती है, तो इसलिए ये अलग तरह का एक मामला है उस तरह से। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी हमारी जो है आज पूरे देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी एक भूमिका निभाते हुए यहाँ पर की है। पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बहुत छोटे दायित्व से बढ़ करके जो है जाकर के प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। पार्टी का छोटा कार्यकर्ता जो है अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए, काम करते हुए आगे बढ़ करके मंत्री बना है, कई जगह विधायक बना है, कई जगह सांसद बना है, तो केंद्र में मंत्री बने हैं। तो इसलिए पार्टी आधारित कार्यकर्ता, ये हमारे एक परिवार चलाने वाली, एक परिवार द्वारा चलाई हुई पार्टी नहीं है। आप इसमें देख रहे हैं इस बात को लेकर के, तो इसलिए परिवारवाद यहाँ ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ये सही कदम उठाया है, मैं कहता हूँ। तो अब आपका फोकस क्या होगा? 3 ऐसे काम जो आप अब टाइट करेंगे जहां पे जनता के काम, डेवलपमेंट के काम, 3 ऐसे काम बताइए जिस पे आपका फोकस होगा। देखिए, सीधी सी बात है, अब हमारे सामने अब मान करके चलिए कि हमारे पास अब चुनावी वर्ष अब शुरू हो रहा है। 27 दिसंबर के बाद 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं नई साल के साथ, और निश्चित रूप से हमको फोकस करना है पार्टी का कैडर थोड़ा सा, जो जिनको थोड़ा सा इस चुनाव के परिणाम से जो असहज सब महसूस कर रहा है और ये घटना घट गई, उनको भी लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अलर्ट हुआ है, उसको और अलर्ट करना है और सक्रिय करना है, और उसके साथ साथ में उनको आगे बढ़ा करके जोश और जुनून के साथ वो काम में लगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहां पार्टी में अनुशासन की बात है उसके बारे में तो बड़ी साफ सी बात, अब गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है तो नहीं है। गुंजाइश इस सारी चीज़ के लिए नहीं रह पाएगी कि जो पार्टी को पार्टी में रह करके हराने का काम करें, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करें, वो बर्दाश्त नहीं होगी। इन बातों को लेकर के बड़ा स्पष्ट है, और पार्टी ने रुख अख्तियार कर लिया है, तय भी कर लिया है, कुछ आगे बढ़ करके कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे।
तो जो अनुशासनहीनता जो सोच रहे हैं कि आज हम खिलाफ काम कर लेंगे, कल हम फिर वापस हो जाएंगे, तो वो परिस्थिति मुझे लगता कि अब पार्टी में उस तरह की हमेशा के लिए रहेगी नहीं अब। और गवर्नेंस के मुद्दे पे आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके स्टेट में कोरोना के बाद टूरिज्म सेक्टर, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, तो उन सेक्टर में आप क्या करेंगे? देखिए, गवर्नेंस में कोई ऐसा इशू नहीं है। कुल मिलाकर के जो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको गियर अप कर रहे हैं, उनको स्पीड अप करने के साथ साथ में टारगेटेड किया है कि आने वाले समय में हमको 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ये प्रोग्रेस चाहिए, 4 महीने के अंदर ये प्रोग्रेस चाहिए। तो उस दिशा में जो लोग, जो कर्मचारी और अधिकारी जो काम में लगे हैं, उनको निश्चित रूप से उस काम को पूरा करना है। नहीं करेंगे तो थोड़ा सख्ती करेंगे उनके साथ भी, निश्चित रूप से। जो मैनिफेस्टो में आप लोगों ने वादे किए थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और वो सब तकरीबन पूरे हो गए हैं या? देखिए, मैं कह सकता हूं कि जो हमारा इलेक्शन में हमने पिछली बार चुनाव घोषणा पत्र नहीं उसको हमने बोला था, हमने उसको विजन डॉक्यूमेंट बोला था, और विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि हम बहुत उससे भी जो हमने घोषित किए थे कुछ चीजें, उनमें से कुछ 2-4 चीजें रहती करने को, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हम उस विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर गए हैं अभी तक जो विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो प्रदेश के लिए किया है। आप बैट्समैन रहे हैं और बैटिंग करते हैं, तो अब आप कैसे फ्रंट फुट पे आके छक्का मारेंगे या अभी डिफेंसिव बैटिंग करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भाई निश्चित रूप से अब बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि अब जोश और जुनून के साथ काम करने की बात है, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि इस लड़ाई को जोश के साथ लड़ेंगे। और हमने चुनाव को कभी हल्के में लिया नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमने विधानसभा का चुनाव 2017 का जीता, 2019 का चुनाव लोकसभा का जीता, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा वोट शेयर के साथ जीता, चारों लोकसभा जीती, और 68 की 68 सीटें भी जीती हमने हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, वो भी जीते, पंचायत के चुनाव हुए वो भी जीते, नगर परिषद के चुनाव हुए वो भी जीते। लेकिन अभी ये जो बीच में, जैसे मैंने कहा कि ये उपचुनाव का दौर एक ऐसा हमको हुआ, तो एक तो ये थे कि ये सारे क्षेत्र ऐसे थे, अधिकांश ऐसे क्षेत्र थे जहां कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र हमेशा लंबे समय से रहा है। आपके फतेहपुर में पिछले 15 सालों से कांग्रेस के विधायक थे, यहां अर्की में, यहां पर वीरभद्र सिंह जी स्वयं विधायक थे, और जहां तक जुबल कोटखाई की बात कही तो मैंने आपके बीच में कही कि वो इलाका भी कांग्रेस का बहुत मजबूत रहा है। वहां पिछली बार भी हमारे नरेंद्र बरागटा वहां पर मात्र 1000 वोट से जीते थे वहां पर, तो ऐसा नहीं था वो भी। तो उसी तरह से अगर मंडी लोकसभा की अगर हम बात कहें तो मंडी लोकसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह का जो रियासत का हिस्सा अगर नहीं होता, अगर रियासत का वो सारा वो एक लोगों के साथ राजा का भाव नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसमें कोई भी दूसरा कैंडिडेट होता। और उनकी पत्नी को स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस ने वहां पर चुनाव में खड़ा किया, ताकि और कोई आधार नहीं था और कोई उनके पास माध्यम नहीं था वोट खींचने का, वोट लेने का, सिर्फ सहानुभूति एकमात्र उनके पास श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगने का एक तरीका उन्हें ढूंढा, उस तरीके को उन्हें आगे बढ़ाया और उसमें उन्हें सफलता हासिल की। अंतिम सवाल की, वैसे हिमाचल में परंपरा है कि एक बार के बाद बीजेपी और कांग्रेस आती है, धूमल साहब भी हारे, तो आप इस परंपरा को खत्म कर देंगे? मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि इस परंपरा को समाप्त किया जाए, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार बने 2022 में, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी हमसे बात करने के लिए। और जयराम ठाकुर खुलकर बैटिंग करने के मूड में है, उनका कहना है कि अब बिल्कुल छक्का लगेगा और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, और किस तरह से बीजेपी की 2022 में सरकार बने, इसके लिए संगठन और सरकार मिलकर काम करेगी। शंकर निमेश, द प्रिंट, शिमला।